आज जाने माने फंड मैनेजर और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर डायरेक्टर और सीआईओ मिहिर वोरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मिहिर सर, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। निवेश का फंडा सीरीज में आप हमारे साथ जुड़े आज। इस सीरीज का मकसद यही है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी में जो पैसा लगाते हैं, वो इस मुश्किल भरे माहौल में जानना समझना चाहते हैं कि क्या किया जाए। ग्लोबल अनिश्चितताएं काफी है और आपकी गहरी पकड़ है ग्लोबल मार्केट्स पर और मैक्रो फैक्टर्स पर भी। बताएं सर, इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग, नमस्कार अनिल जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सर। देखिए, कभी कभी कुछ ना करना भी बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जी। और मैंने जब, मुझे याद है 1991 में मैं कॉलेज में था, तब गल्फ वॉर फर्स्ट टाइम टीवी पे गल्फ वॉर हमने देखी थी। राइट। और फर्स्ट टाइम जो टोमाहाक क्रूज मिसाइल हमने देखे थे, उसके पिक्चर्स देखे थे किस तरह से, और जिस तरह से तब देश दुनिया और हमारा इंडिया खास करके बहुत ही वीक पोजीशन में था। और तब से हमने रिफॉर्म शुरू किए और जो पूरी जर्नी शुरू की है अंडर द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, जो रिफॉर्म्स हमने 91 से शुरू किए हैं, उसके बाद हमने पीछे देखा नहीं है। तो अगर एक इंडिया की जो कोर स्ट्रेंथ है, इंडिया की जो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री हम देखें, तो न सिर्फ हमने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन हमने इवन यूएस मार्केट से भी बेटर रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म में एज ए इंडिया। तो ये जो वॉर्स हैं, हमने लोकल भी काफी स्कर्मिशेस देखे हैं, कारगिल देखा है हमने, टेररिस्ट अटैक्स देखे हैं, सब कुछ देखा है। लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि इंडिया एज अ कंट्री ऑलवेज बाउंसेस बैक, और मोर एंड मोर इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी, एक ग्लोबल सुपर पावर बन रहा है इंडिया। वो जर्नी तो खत्म नहीं होती। तो ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में पेन होता है, हमें तकलीफ भी होती है, लेकिन उससे जो ना करने से जो होल्ड ऑन करते हैं, उनका हमेशा फायदा हुआ है। तो एक ना करना भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। स्टे पुट, कुछ ना करें, इंतजार करें, ज्यादा बढ़िया है। तो पहली चीज तो ये कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में या फिर अच्छी इक्विटी स्टॉक्स उनके पास में हो, तो फिलहाल बेचना नहीं चाहिए। अब सर सवाल ये है कि जो लोग फ्रेश पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या राय है? क्या ये सही वक्त है, थोड़ा और इंतजार किया जाए? उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, बेस्ट जो सिस्टमेटिक प्लान्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, आप जो प्रीमियम्स भरते हैं इंश्योरेंस के, वो तो डिसकंटिन्यू नहीं करने चाहिए। जो आपने जो ओरिजिनल एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी लगाई है अपनी अपनी लायबिलिटीज के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से, उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर पैनिक हो जाती है बाजार में और ऐसे आपके मन में कोई स्टॉक्स हैं जो आप लेना चाहते थे लेकिन बहुत हाई लेवल्स पे थे और नहीं ले पाए थे पहले, तो उसमें स्टॉक पिकिंग करने का डेफिनेट ऐसे ऐसे माहौल में अवसर मिलता है। तो आप इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखें। अब सर बड़ा सवाल है कि जो लोग इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हैं, उनको किस तरह के फंड्स या किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स देखना चाहिए? मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिक्स, क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी? देखिए, जो रिस्क कैपिटल है वो तो आपकी इंडिविजुअल होती है। तो आप यंग है तो शायद यू कैन टेक मोर रिस्क, एज यू ग्रो ओल्डर आप शायद लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस करें। लेकिन वो अपनी इंडिविजुअल डिसीजन है। बट मैं अगर शॉर्ट टर्म टेक्निकली देखूं, से 6 मंथ्स 1 ईयर के हिसाब से अगर देखूं, तो मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशंस लार्ज कैप्स में है, वो रिलेटिवली बेटर है एट दिस पॉइंट टाइम कंपेयर टू मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। तो अगर 1 साल का अगर व्यू देखें, शॉर्टर टर्म व्यू देखें, तो एज ऑफ नाउ वैल्यूएशंस जो लार्ज कैप में है वो बेटर लग रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप्स में थोड़े जो एक्सेसेस हुए थे, जो फ्रॉड था, वो अभी निकल रहा है। मेरे ख्याल से वो थोड़ी देर के बाद आएगा उसका टाइम। एज ऑफ नाउ लार्ज कैप बेटर लग रहा है। कुछ ठीक बात है सर। अच्छा सर, क्या कुछ डेट और इक्विटी का मिक्स या जैसे बैलेंस फंड्स जैसे होते हैं, क्या वैसा कोई मिक्स रखना ठीक है? क्योंकि एक तरफ ब्याज दरें बढ़ने का भी खतरा है, तो ऐसे में डेट इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशनिंग कैसे करें? मैं पर्सनली इक्विटी और डेट अलग अलग से डिसाइड करता हूँ, राइट। मिक्स फंड्स या बैलेंस फंड्स, क्योंकि उसमें बेटर कंट्रोल रहता है प्रोपोर्शन का। जबकि आप बैलेंस या मिक्स फंड में डालते हो तो वो फंड मैनेजर कॉल लेता है, इसमें यू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर ओन। सो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस डेट को अलग रखना, इक्विटी को अलग रखना, डेट फंड और इक्विटी फंड को अलग रखना होता है। अगर डेट फंड की बात करें पर से, तो हमारा ये व्यू है कि इंटरेस्ट रेट्स धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। तो जो प्रेफरेंस है वो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में नहीं है, शॉर्टर ड्यूरेशन फंड्स में बेटर प्रेफरेंस है। और जैसे ही आई थिंक 6 to 12 मंथ्स में मुझे लगता है कि जो लॉन्ग बॉन्ड यील्ड्स है वो थोड़ी ऊपर लेवल पे स्टेबलाइज हो जाएंगे।
देन वी कैन शिफ्ट इनटू द लॉन्गर ड्यूरेशन। तो एज ऑफ नाउ जो प्रेफरेंस है वो शॉर्टर ड्यूरेशन का है। ठीक बात है, ये एकदम आपने क्लियर कट अच्छे से बताया। अब सर देखिए, फिलहाल सारे ग्लोबल फैक्टर्स ही जो हमारे बाजारों को भी प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में ब्याज दरें और इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है या फिर रूस यूक्रेन है। ऐसे में किस तरह के सेक्टर्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए और किस तरह के सेक्टर्स ज्यादा रिस्की है, ये समझाएं। बिल्कुल, तो एक तो एक काफी स्ट्रेटेजिक कॉल है जो मुझे लगता है लेनी चाहिए, कि एक जो लास्ट 10 इयर्स में हमने जो देखा है कि यूएस मार्केट्स, खास करके टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है यूएस के, उन्होंने बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। और मैं ये काफी मीडिया में और ये देख रहा हूं कि काफी रिकमेंडेशंस आ रही है कि हमें यूएस मार्केट्स में डालने चाहिए, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स नैस्डैक में डालना चाहिए। बट फिर ये रीसेंसी बायस है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम अगर उसके पहले के 10 साल देखें, 2011 के पहले के 10 साल के देखें, तो एक्चुअली इंडियन मार्केट्स ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया था। तो ये लास्ट 10 साल का परफॉर्मेंस देख के अगर लोग बोले कि हम यूएस में सारा पैसा डाल दें या नैस्डैक में सारा पैसा डाल दें, तो ये मेरे ख्याल से एक रिस्की स्ट्रेटेजी है। तो मेरा प्रेफरेंस एज ऑफ नाउ जो है वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी पे ज्यादा है। तो जो इंडियन कंजम्पशन है, इंडियन इन्वेस्टमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, कंजम्पशन में बैंकिंग एंड फाइनेंस भी आ जाता है। तो उस तरह के जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उसमें मुझे बेटर स्कोप लग रहा है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स है वो 2 साल से बहुत अच्छा किया है। हम भी काफी बुलिश थे टेक्नोलॉजी पे, लेकिन अब लगता है कि अगर इंडियन जीडीपी जो 8 से 9% की ग्रोथ अगर करनी है, तो ये डोमेस्टिक लिंक सेक्टर से ज्यादा आनी चाहिए। तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसकी रिकवरी पे हमें प्ले करना चाहिए नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए। तो जो इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक में मेरी प्रेफरेंस है डोमेस्टिक सेक्टर्स एंड डोमेस्टिक फंड्स। मीर सर, जो आखिरी सवाल मेरा कमोडिटीज को लेकर है, जिस तरह का उतार चढ़ाव कमोडिटीज में हो रहा है, जिस तरह से अनिश्चितता के माहौल में सोने चांदी में भी बढ़ोतरी हो रही है दामों में, काफी लोग ये सोचे कि क्या गोल्ड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। प्लस जिन लोगों के पास कमोडिटीज में एक्सपोजर है या कमोडिटीज शेयरों में है, उनके लिए क्या राय होगी? कमोडिटीज मैं जो मेरा पर्सनल जो व्यू है वो एक सिक्लिकल सेक्टर है, उसमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी बना के हम नहीं खेलते। एज ऑफ नाउ लास्ट 12 महीने में हम देख रहे हैं कि कमोडिटीज की शॉर्टेज है, बिकॉज ऑफ सप्लाई बॉटलनेक्स है, आयरन ओर की प्रॉब्लम है, काफी सारी डिस्ट्रप्शंस हुई है सप्लाई चेन में, उसकी वजह से कमोडिटीज की काफी शॉर्टेज हो रही है। मुझे लगता है ये एक टैक्टिकल मूव है। अगर हम ऐसा सोचें कि हम 5 साल के लिए कोई स्टील या कमोडिटी स्टॉक लेके बैठ जाएंगे तो वो शायद इतना स्ट्रांग व्यू तो नहीं बनता। तो टेक्निकली हम अपने पोर्टफोलियो में इन आउट करते रहते हैं, बट ये कोई 3 या 5 साल वाली स्टोरी नहीं होती है। गोल्ड इज अ डिफरेंट एसेट क्लास, उसमें एक इन्वेस्टमेंट थीसिस भी बनती है लॉन्ग टर्म में, और शायद लास्ट 2 साल में जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था वैसा किया नहीं है। लोग कहते हैं कि जो गोल्ड का पैसा था वो शायद बिटकॉइन या क्रिप्टो में गया है, इसलिए गोल्ड में इतना पैसा नहीं आया। बट एक जो इंडियन जो एसेट एलोकेशन में गोल्ड का जो है, रियल एस्टेट का जो है, वो डेफिनेटली एक रोल रहेगा। आखिरी सवाल एकदम आपके बात करते करते आ गया ख्याल में, आप चाहे जवाब दे सकते हैं, तो पास भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिप्टो की बात निकली। तो मतलब इन जनरल जब इस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल हो, अनिश्चितता हो, 2 देश लड़ने वाले हों, बाकी सब भी उनको लड़ाने में तैयार हो, तो क्रिप्टो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? देखिए, क्रिप्टो में ये है कि काफी पोटेंशियल है एज अ टेक्नोलॉजी, एज अ कॉन्सेप्ट। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो डेफिनेटली यूजफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन वेदर गवर्नमेंट्स विल अलाउ क्रिप्टो टू बिकम सो बिग दैट इट स्टार्ट थ्रेटनिंग जो सेंट्रल बैंक्स की जो पावर होती है उसको थ्रेटन करने के साइज बन जाएगा, तो शायद यू कैन एक्सपेक्ट रेगुलेटरी एक्शंस। तो इसलिए ये रिस्क जो रेगुलेटरी रिस्क है, गवर्नमेंट रिस्क है, वो हमेशा क्रिप्टो में रहता है। इसलिए फ्रेंकली मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं बनता है क्रिप्टो में, बिकॉज मैं ये रिस्क को हमेशा माइंड में रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारे सवालों के आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए, क्रिस्टल क्लियर, और हमारे दर्शकों को आई एम श्योर बहुत बेनिफिट मिला होगा, पूरा डायरेक्शन मिला आपकी बातचीत सुनकर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो मीर वोरा सर बताते हुए अपने सारे के सारे डायरेक्शंस इस वक्त